दोस्तों, क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि जब भी घर में कोई मांगलिक कार्य होता है, खासकर विवाह जैसा महत्वपूर्ण संस्कार, तो एक शब्द बार बार हमारे कानों में पड़ता है, गोत्र। क्या है ये गोत्र? क्या यह सिर्फ एक नाम है, एक पहचान जो हमारे बड़ों ने हमें दी है, या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य, कोई प्राचीन कहानी, कोई वैज्ञानिक तर्क भी छिपा है? आज हम इसी गोत्र की गुत्थी को सुलझाने की एक कोशिश करेंगे, इसकी जड़ों तक पहुँचने का प्रयास करेंगे। यह परंपरा, यह विरासत हमारी आत्मा की पहचान से जुड़ी हुई है। इसे छोड़ना शायद अपनी जड़ों से कट जाने जैसा महसूस करा सकता है। कल्पना कीजिए, एक विशाल बरगद का पेड़ जिसकी हर पत्ती पर हमारे पूर्वजों की स्मृतियां अंकित हों, जिसकी जटाएं हमें अतीत से जोड़ती हों। वहीं उसी जुड़ाव में हमें यह जानने की उत्सुकता होती है कि हम आखिर आए कहां से हैं, हमारा वंश वृक्ष क्या कहता है। इस गोत्र प्रणाली की जड़ें हमें वैदिक काल के उस सुनहरे दौर तक ले जाती हैं, जब समाज की व्यवस्था आज से बहुत भिन्न थी। माना जाता है कि हमारे महान आर्षियों ने, जो ज्ञान और तपस्या की प्रतिमूर्ति थे, उन्होंने मनुष्यों को न केवल उनके गुण और कर्म के आधार पर, बल्कि उनके वंश और कुल के आधार पर भी एक व्यवस्था में पिरोने का प्रयास किया। गोत्र का मूल विचार किसी एक प्रसिद्ध आर्ष या आदि पूर्वज के वंशजों को एक समूह में पहचान देना था। इसका एक मुख्य उद्देश्य यह भी था कि सपिंड विवाह यानी बहुत करीबी रक्त संबंधियों के बीच विवाह न हो, ताकि आने वाली पीढ़ियां स्वस्थ और गुणवान हों और आनुवंशिक विविधता बनी रहे। उस समय यह शायद एक लचीली व्यवस्था थी जो यज्ञ और अनुष्ठानों में एक पहचान के रूप में कार्य करती थी। यह दर्शाती थी कि व्यक्ति किस ऋषि परंपरा से जुड़ा है। लेकिन जैसे जैसे समय का पहिया घूमा, गोत्र की व्याख्या और इसका प्रयोग भी बदलता गया। जो व्यवस्था कभी केवल वंशावली या सह अनुष्ठानिक समूह तक सीमित थी, वह धीरे धीरे सामाजिक स्तरीकरण, शुद्धता अशुद्धता की जटिल अवधारणाओं और विवाह के कठोर नियमों से और भी गहराई से जुड़ गई। यह सिर्फ पिता के वंश से चलने वाली परंपरा बन गई। अब सवाल यह उठता है कि एक ही गोत्र में विवाह क्यों नहीं होना चाहिए? क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है? आज का मेडिकल साइंस हमें बताता है कि कंसैंग्विनिटी यानी करीबी रक्त संबंधियों के बीच विवाह से जो संतानें जन्म लेती हैं, उनमें कुछ खास तरह के आनुवंशिक रोगों का खतरा बढ़ जाता है, जिन्हें रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं। तो क्या यह हमारे प्राचीन समाज की एक अद्भुत जागरूकता थी, एक दूरदर्शिता थी, जिसने सगोत्रीय विवाह पर रोक लगाकर समाज को स्वस्थ रखने का प्रयास किया? कुछ आध्यात्मिक कथाओं में भी यह कहा गया है कि एक ही वृक्ष की दो शाखाओं पर यदि दो फल बहुत पास पास लग जाएं, तो उनमें जीवन शक्ति या ऊर्जा कम हो जाती है। ये बात प्रतीकात्मक हो सकती है, लेकिन कहीं न कहीं यह प्रकृति के संतुलन की ओर इशारा करती है। आधुनिक विज्ञान, विशेषकर जेनेटिक्स, इस विषय पर एक नई रोशनी डालता है। पिता से पुत्र को मिलने वाला वाई क्रोमोसोम हमारे आनुवंशिक कोड को आगे ले जाता है, ठीक वैसे ही जैसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए केवल माँ की वंश परंपरा से मिलता है। कुछ लोग मानते हैं कि गोत्र भी इसी वाई क्रोमोसोम की वंशावली से जुड़ा हो सकता है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हमारा डीएनए सीधे उन प्राचीन आर्षि मुनियों तक एक अटूट रेखा खींचता है? आधुनिक जेनेटिक अध्ययन बताते हैं कि हम सब अपने अनगिनत पूर्वजों से मिले जीनों का एक अद्भुत संगम है। हजारों वर्षों की अवधि में कई सामाजिक परिवर्तन हुए, गोद लेने की प्रथाएं रहीं और जनसंख्या का मिश्रण भी हुआ। इसलिए पारंपरिक गोत्र व्यवस्था, जिसे संस्कारों में पिरो दिया गया है, और विशुद्ध आनुवंशिक वंशावली, ये दोनों हमेशा पूरी तरह से एक सीध में नहीं चलते। विज्ञान यह भी बताता है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी आनुवंशिक विविधता से किसी भी जनसंख्या की बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, उनकी इम्यूनिटी मजबूत होती है। तो क्या इस व्यवस्था को न मानने से हमारे शरीर, मन या समाज पर कोई असर पड़ सकता है? इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। जहां विज्ञान आनुवंशिक विविधता के लाभ बताता है, वहीं मनोवैज्ञानिक अध्ययन यह भी कहते हैं कि जब परिवार और समाज के स्थापित नियम टूटते हैं, तो कुछ लोगों में पहचान का संकट या आइडेंटिटी क्राइसिस भी हो सकता है। गोत्र एक तरह से हमारे लिए एक सामाजिक एंकर, एक लंगर की तरह काम करता है, जो हमें हमारी जड़ों से, हमारी परंपराओं से जोड़कर रखता है। और यह वंश या कुल की पहचान की खोज केवल भारत तक ही सीमित नहीं रही है। प्राचीन मिस्र, मेसोपोटामिया, चीन, हर महान सभ्यता ने अपने वंश और कुल को जानने और उसे सहेजने का प्रयास किया है। चीन में शिंगशी से परिवारों को पहचाना जाता था, मिस्र में फैरों ने अपनी राजवंश परंपराएं बनाई। तो यह गोत्र जैसी व्यवस्था सिर्फ हमारे देश की विशेषता नहीं, बल्कि यह वंश ज्ञान की, अपनी जड़ों को पहचानने की एक मानवीय, एक सार्वभौमिक खोज का हिस्सा रही है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है महिलाओं के गोत्र को लेकर। प्रचलित रिवाज यह है कि विवाह के बाद महिला का गोत्र उसके पति के गोत्र में बदल जाता है, लेकिन कुछ वैदिक और पारंपरिक मत यह भी मानते हैं कि जन्म का गोत्र अटल होता है, क्योंकि यह आत्मा के पिंड से, उसके जन्म से जुड़ा होता है। अगर हम इसे एक जीवंत परंपरा माने, तो बदलाव की बजाय शायद सम्मान देना और समझना अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आखिर हमारे आर्षियों ने यह गोत्र की व्यवस्था बनाई ही क्यों होगी? शायद उन्हें यह ज्ञान था कि आनुवंशिक विविधता ही किसी भी प्रजाति के अस्तित्व और विकास की कुंजी है, पर साथ ही उन्होंने एक सामाजिक सामंजस्य, एक व्यवस्था की भी कल्पना की होगी, एक ऐसा नियम जो विवाह जैसी महत्वपूर्ण संस्था को अनावश्यक जटिलताओं और संभावित आनुवंशिक
आनुवंशिक समस्याओं से बचाए और समाज में एक श्रृंखला बनाए रखे। आज के इस आधुनिक तेज रफ्तार वाले समाज में जहाँ शहरीकरण बढ़ रहा है, परिवार एकल हो रहे हैं और हमारी पहचान डिजिटल होती जा रही है, क्या गोत्र की कोई प्रासंगिकता बची है? ये सवाल हम सबके मन में उठता है। फिर भी हम देखते हैं कि विशेष अवसरों पर जैसे विवाह, यज्ञ, श्राद्ध या अन्य पारिवारिक संस्कारों में गोत्र पूछना आज भी एक सांस्कृतिक निरंतरता बनाए रखता है। ये हमें हमारी जड़ों की याद दिलाता है। ये बताता है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि एक विशाल कुल का, एक लंबी परंपरा का हिस्सा है। क्या गोत्र को जानना आत्मज्ञान की दिशा में एक पहला कदम हो सकता है? बिल्कुल। जैसे हर नदी का महत्व तब और बढ़ जाता है जब हम उसके उद्गम स्रोत को जानते हैं, वैसे ही अपने गोत्र के माध्यम से अपने वंश के स्रोत को जानकर हम स्वयं को, अपनी पहचान को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ये सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक वंश परंपरा की जिम्मेदारी का भी एहसास कराता है। इसीलिए हमें अपने बच्चों को उनका गोत्र अवश्य बताना चाहिए, क्योंकि अपनी पहचान और अपनी जड़ों का यह ज्ञान उनके आत्मसम्मान और सांस्कृतिक जुड़ाव को मजबूत करता है। कभी कभी जब हम अपने पूर्वजों के संघर्षों और उनकी विजय गाथाओं के बारे में सोचते हैं, या जब हमें उनके बारे में कुछ पता ही नहीं होता, तो मन में एक खालीपन सा महसूस होता है। हमारा गोत्र हमें याद दिलाता है कि हम किसी अकेले व्यक्ति नहीं, बल्कि अनगिनत आत्माओं के एक महासंगम का, एक प्रवाह का हिस्सा है। विवाह के समय जब पंडित जी गोत्र पूछते हैं तो एक पल के लिए जैसे समय ठहर सा जाता है। क्या यह सिर्फ एक रिवाज है, या हमारे भीतर की चेतना का एक संकेत है जो कहती है कि कोई भी नया रिश्ता बनाते समय अपनी जड़ों को, अपने मूल को मत भूलो। जैसे एक नए पौधे को जब हम धरती में रोपते हैं तो उसकी जड़ें गहरी डालनी पड़ती हैं ताकि वह आने वाले तूफानों का सामना कर सके। ठीक वैसे ही जब हम अपनी पहचान, अपनी जड़ों के साथ मजबूती से जुड़े रहते हैं तो जीवन के सामाजिक और भावनात्मक तूफानों में भी हम अस्थिर नहीं होते, हम टिके रहते हैं। तो दोस्तों, गोत्र केवल एक नाम या एक परंपरा भर नहीं है, ये हमारी आत्मा की धड़कन है, हमारे पूर्वजों की याद है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रकाश स्तंभ है। ये हमें हमारी कहानी से जोड़ता है, हमारे अस्तित्व को एक व्यापक संदर्भ देता है। ये हमें बताता है कि हम कहाँ से आए हैं और शायद ये भी कि हमें कहाँ जाना है। इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? आप अपनी जड़ों को, अपनी परंपराओं को कैसे देखते और सम्मान देते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जल्द ही मिलेंगे एक नए रोचक विषय के साथ। तब तक अपने भीतर झांकते रहिए, अपनी जड़ों को सींचते रहिए।